नहीं हुई है, पिछले 5 दिन लगभग क्लासेस आपकी नहीं हो पाई, और इस हफ्ते में आपकी सारी क्लासेस जो थी वो सही ढंग से नहीं चल पाई, फिजिक्स की, है ना, फिजिक्स की आपकी क्लासेस नहीं चल पाई। तो खैर मैंने होमवर्क दिया था और आप सभी प्यारे बच्चों ने बड़ी ईमानदारी से उस होमवर्क को कर लिया होगा, ठीक है। हमने होमवर्क भेजा था कि आप सभी लोग, जो भी मैं 4 से 5 दिन एब्सेंट हूं, उसमें आप सभी लोग होमवर्क बनाइए ताकि आपका जो पिछला रिवीजन हो सके, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, 5 चैप्टर कंप्लीट पढ़ चुके हैं, 5 चैप्टर तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 6 चैप्टर की थ्योरी भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी उसमें ऑब्जेक्टिव बाकी है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बाकी है, और साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी बता देंगे कि किस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारी चीजें आप सभी की अब इस चैप्टर में 6वें में बाकी है, अर्थात 3 से 4 दिन में 6वें चैप्टर की सारी प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आप सभी ने मेहनत करके होमवर्क को भी कंप्लीट किया। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, कमेंट आया कि सर मैंने होमवर्क बना लिया, लेकिन अब आप आइए जल्दी से लाइव क्लास लीजिए, क्योंकि बस ये नहीं है कि भाई कोर्स सिलेबस मुझे पता है आप बहुत अच्छे टाइम से सब कुछ खत्म कर देंगे, बट आप नहीं आ रहे हैं तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। ये सारी बातें बच्चों के कमेंट आए, विद्यार्थी जी के कमेंट आए, मेरे टीपू सुल्तानों के कमेंट आए, बहुत अच्छा लगा। खैर मेरा भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ जरूरी काम से मुझे कोलकाता जाना पड़ा था। अब आपको पता है कोलकाता कितना दूर है ना, वैसे बिहार से तो थोड़ा नजदीक पड़ता है, लेकिन यूपी से थोड़ा और ज्यादा दूर पड़ता है, और मैं पहले यूपी गया था और फिर उसके बाद मुझे घर जाना पड़ा, वहाँ कोलकाता जाना पड़ा विशेष काम से, तो इस वजह से प्यारे बच्चों कुछ लेट हो गया। खैर कोई बात नहीं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ काम होते हैं जिनकी वजह से कभी कभी रुकावटें आ जाती है किसी भी काम में। खैर वो रुकावटें इतना ये नहीं था कि आपकी क्लासेस, आपको होमवर्क मिल गया था, और मेरे भी मन में हमेशा एक कांटेक्ट यहाँ पर टीम से रहता था कि हाँ सर ये भेज दिया, होमवर्क भेज दिया, बच्चे कर लिए होंगे, आज ये होमवर्क भेजना है, कल ये होमवर्क भेजना है। तो डे टू डे आप सभी से कांटेक्ट में था और बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने बिल्कुल साथ निभाया। तो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, एंड जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल, आभार अभिनंदन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। हाँ बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं सर आपको देखे हुए 1000 साल हो गया अच्छी बात है, लेकिन कहें जल्दी आइए प्लीज, जल्दी आइए, है ना। हाँ, सही, मिस यू सर, मिस यू सर, मिस यू सर। बहुत बहुत प्यार आप सभी का ये जब मिलता है ना तो बड़ा दिल खुश हो जाता है ना। चले अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं प्यारे बच्चों। जो चीज हम लोग पढ़ने वाले थे, अर्थात भंवर धाराओं से संबंधित आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। पूरा नहीं बनाए हैं सर, हाँ आप कुछ बात होमवर्क की कर लेते हैं। जिन भी बच्चों का होमवर्क कुछ बहुत छूटा है, प्रश्न अगर नहीं बन पाया है, घबराइए नहीं, प्रश्न नहीं हल कर पाए हैं, हल करना मतलब बना पाना, है ना, प्रश्न नहीं हल कर पाए सर, जिन बच्चों का ये डाउट है प्रश्न हल नहीं कर पाए, किसी बच्चे का मैं कह सकता हूं जब आपने इस प्रश्न को हल किया होगा, होमवर्क का मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा जरूर, क्योंकि होमवर्क के जो क्वेश्चन थे वो एग्जाम ओरिएंटेड थे। एग्जाम के ओरिएंटेड होने का मतलब ये होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड। और ओरिएंटेड का मतलब यह होता है कि एग्जाम में आ सकने वाले प्रश्न, उन सभी प्रश्नों के बारे में मैंने डिस्कस किया था, अर्थात वही आपके होमवर्क में थे प्रश्न। अब बात आती है कि सर ऑब्जेक्टिव तो आप पढ़ाए हुए हैं, तो ऑब्जेक्टिव बन गए थे, लेकिन सब्जेक्टिव प्रश्न कुछ हम हल नहीं कर पाए। तो घबराइए बिल्कुल नहीं, किसी से हो सकता है 25% प्रश्न बने हों, किसी से हो सकता है 50% प्रश्न बन गए हों, और किसी से हो सकता है 100% प्रश्न भी बन गए हों। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो बच्चा 25% प्रश्न हल किया हुआ है, बनाया हुआ है, उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख भी दिए थे, ठीक है, कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं लिख भी दे रहा था, किसी चैप्टर में जो लग रहा था कि बच्चों को इसमें कठिनाई होगी उसको मैं लिख भी दे रहा था। और 50% जिन बच्चों के हल हुए, क्या वो किस कैटेगरी में भाई 100% वो वाले, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी भी 25% वाला बच्चा भी 100% प्रश्न पा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बच्चों जो ये 125% वाले हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि आप जो प्रश्न हल कर रहे हो, ऐसे ही जब आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, मान लो 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 6 में कितने बनाने होंगे, 3 बनाने होंगे, 3 छोड़ने होंगे। अब सभी प्रश्नों में अगर आपको 25% प्रश्न आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको 50% प्रश्न आ रहा है, और 50% प्रश्न आने का मतलब है कि आपसे 3 प्रश्न बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी सी समस्या है 25% वालों के लिए। 50% वाले तो एकदम सही है, उनका 100% मतलब क्वेश्चन बन रहा है, उनसे क्या बन रहा है, 100% क्वेश्चन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उनसे तो उन्होंने तो पूरे के 15 के 15 पा लिए ना, 5 दिए 15, क्योंकि 50% क्वेश्चन आते हैं, 6 में 3 आ रहे हैं ऑलरेडी। और जिनको 25% आ रहा है, मतलब वो ऑल ओवर का 50% हल कर पा रहे हैं, मतलब 6 प्रश्न में से 1.5 प्रश्न बना पा रहे हैं, 3 हल करने, 3 में 1.5 बना पा रहे हैं, 1.5 नहीं बना पा रहे हैं, है ना। तो प्यारे साथियों, ये कुछ कह सकते हैं कॉन्सेप्ट आपके जो मैंने बताए थे कि इन पर आधारित आप प्रश्न हल करें, होमवर्क में जो दिए थे वो बच्चों ने हल किए होंगे, और अपनी तैयारी को मापा होगा कि हम किस स्टेज पर हैं, ठीक है, क्लियर। आपने अपनी तैयारी को मापा होगा कि हम किस स्टेज पर हैं। सर कोलकाता से आप पटना है, हाँ बिल्कुल, कोलकाता से फिर लौट करके हम पटना है। बहुत भाग दौड़ हुई, देखो ये कोई आराम करने हम नहीं गए थे ठीक है, यूपी पहले पटना से, ठीक है, पटना से लखनऊ यूपी, और फिर यूपी से कोलकाता, फिर कोलकाता से पटना। तो बहुत आसान नहीं है जर्नी, 5 दिन के भीतर ये हो गया। और फिर घर पे जो काम थे पेंडिंग, उन्हें भी बहुत सारा करना पड़ा, तो आराम तो था ही नहीं, बस ये था कि हाँ जरूरी था तो जाना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 दिन बीच में किसी जरूरी काम से अगर जाना पड़ जाता है तो इससे ये नहीं कि आपका नुकसान होगा, आपको मैंने होमवर्क दे दिया था, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन हो सके। उसके लिए सोचो वो मैंने पहले मेहनत करके रख ली थी कि आपको भेज देंगे। बहुत ज्यादा मिस किया सर आपको। सर भंवर धाराएं बताइए, हाँ बिल्कुल बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। बस ये समझ लो कि जिनका नहीं हो पाया है, तो अब आपको मैं इसका जवाब दे रहा हूं कि आपसे जो प्रश्न नहीं हो पाए हैं उन्हें आपके गुरुजी हल करेंगे, ठीक है, गुरुजी हल करेंगे, क्लियर, आपके गुरुजी हल करेंगे, समझ गए। आप गुरुजी बोलते हैं, आप एंजॉय सर बोलते हैं, आप आनंद सर बोलते हैं, है ना,
आपके आनंद सर इन प्रश्नों को हल करेंगे। आप क्या बोलते हैं, शेर खान सर बोलते हैं, मोगली वाले सर बोलते हैं, भिन्न भिन्न नाम है, ये आप सभी का प्रेम है ना, ये आप सभी का स्नेह है जो आपके गुरुजी के लिए दिखता है। खैर बच्चों, ये बात हो गई आप सभी के होमवर्क से रिलेटेड। जो बच्चों के होमवर्क नहीं बन पाए हैं, सिंपल सा है इसका आंसर कि आप परेशान ना हो, मैं समय आने पर बताऊंगा। अभी नहीं कि आप सब पहले होमवर्क चेक कर लीजिए, ये ऑनलाइन सिस्टम है, हम जहां पढ़ रहे हैं वो कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। होमवर्क को आप अपने लिख करके रखिएगा, प्रश्न आपके पास है, पीडीएफ आपके पास है। जब भी मैं होमवर्क का सॉल्यूशन बताऊंगा आपको उठे मैच कराना होगा, क्योंकि तुरंत करा देने पे अभी आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, फिर मैं जब होमवर्क का सॉल्यूशन बताऊंगा तब आप फिर से एक बार रिवाइज करोगे। तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन। जब आप बहुत ज्यादा रिवीजन करोगे तो आपकी कमांड उस सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, चलो हम लोगों को तो न्यूमेरिकल पढ़ना है, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले गुरुजी ये बता दीजिए हमें कि भंवर धाराएं क्या होती हैं। बहुत दिन से ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, भंवर धाराएं क्या होती हैं, भंवर धाराएं क्या होती हैं सर बता दीजिए। भंवर धाराएं किन्हें कहते हैं? भंवर धाराएं जैसा कि नाम से पता है, सिंपल सा, आप सभी का इंटेंशन अब मेरी ओर होना चाहिए, आपके गुरुजी की ओर होना चाहिए। ठीक है, आंखों में आंखें डाल के आपको बात करनी है। मैं ये बता रहा था कि भंवर धाराएं नाम से पकड़ने की कोशिश करना। भंवर आप लोगों ने सुना होगा कि जब नदियों में पानी बहुत तेज बहाव में होता है तो कई जगहों पर भंवर बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं? भंवर बनने लगते हैं। जब जल का बहाव बहुत तेज होता है तो होता क्या है, कहीं कहीं पर गड्ढे होते हैं, कहीं पर खाली स्थान ज्यादा होता है और एक तरफ से पानी का वेग ज्यादा हो जाता है, एक तरफ दाब कम हो जाता है। तो इस प्रकार से घटना के कारण वहां पर क्या बन जाती है? भंवर बन जाती है, जिन्हें हम भंवर धाराएं बोलते हैं जल में। सर ये लाइट में अर्थात इलेक्ट्रिसिटी में भंवर धाराएं क्या चीज है? तो आइए मैं एक एक चीज को क्लियर करके बताता हूं, लेकिन ध्यान आपका हमारी ओर होना चाहिए, बिल्कुल आपकी स्क्रीन की ओर। ठीक है, ध्यान इधर उधर भटके ना, अगर लेट के देख रहे हो तो चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, खड़े हो जाओ वो बेहतर है, लेकिन लेट के नहीं पढ़ना। देखो ये प्यारे बच्चों कहीं पर क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, बिल्कुल। अरे गुरुजी आपकी एक एक बात मेरे कानों को भेदती हुई मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है, और जब मस्तिष्क में आपकी आवाज, आपकी ध्वनि जाती है तो वो मेरे जैसे किताबों में हम लिखते हैं ठीक वैसे ही शब्द छप जाते हैं, बस आप बताते जाइए। बिल्कुल, तो ऐसा ही बस सपोर्ट आप सभी का चाहिए भी। मैं ये बात कर रहा हूं कहीं पर भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, इसके भीतर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसके भीतर हम क्या कर रहे हैं, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें मैं एक चालक को चला रहा हूं। ये क्या है? एक चालक है। चालक मतलब जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है चालक। ये क्या है? इसे बोलेंगे चालक। आप ध्यान से सुनते जाइएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र यहां पर फैला हुआ है एक समान। हम क्या कर रहे हैं, ये किसी भी आकृति का है, ये वैसे आयताकार लिया, आप वृत्ताकार ले लो, है ना, किसी भी आकृति का चालक ले लो, और उसको जब हम यहां पर चला रहे हैं, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, हम गति करा रहे हैं प्यारे बच्चों। क्या करा रहे हैं? गति की अवस्था में इसको बाहर ले जा रहे हैं और फिर अंदर ला रहे हैं। गति हम करा रहे हैं, इसको बारी बारी से हम गति करा रहे हैं प्यारे बच्चों, मतलब इसको बाहर की ओर भी ले जाते हैं, हम इसको बाहर की ओर भी ले जाते हैं और अंदर की भी ओर घसीट कर ले जाते हैं। तो जब हम इस मेटल को चलाते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही हम इसको बाहर की ओर निकाल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र यहां तक है, बाहर की ओर निकालने मतलब क्या हो रहा है, मेरी बात को एकदम नोटिस करना। जब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर ले जा रहे हैं तो यहां पर फ्लक्स कम बनेगा। भाई चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कम, अर्थात यहां फ्लक्स ज्यादा, यहां पर फ्लक्स कम, है ना भाई। चुंबकीय क्षेत्र से ही तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं चालक से लंबवत। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, फ्लक्स ज्यादा, यहां पर फ्लक्स कम। तो होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जैसे जैसे चालक जब गति बाहर की ओर करता है तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव बाहर की ओर कम होता जाता है। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने जा रहा हूं, जिन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लग रहा था वो बिल्कुल सीधे जा रहे थे। जब मैं गति करा रहा था तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण, क्योंकि आपको पता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगता है, बल लगता है, चालक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो बल लगता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से ही क्या बनती है, धारा बनती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जैसे बाहर जा रहे तो अब बाहर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है नहीं तो बहुत दूर नहीं जाते, वो लौट आते हैं, और इस प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चलने से धारा भी बनती है। तो इस प्रकार से धारा प्रवाहित होने लगती है। ये प्यारे बच्चों वृत्ताकार मतलब घूमने वाली धारा बन जाती है। इसे प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा बोलते हैं। ये कौन सी धारा है प्यारे बच्चों, यही है प्रेरित धारा। लेकिन ये जो प्रेरित धारा है ये भंवर धाराओं के समान होती है, जो जल में उत्पन्न भंवर धाराएं हैं उनके समान होती है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, भंवर धाराएं बोला जाता है। एक कॉन्सेप्ट तो ये समझ गए गुरुजी, लेकिन दूसरा आपको फिर से एक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। हो सकता है चालक को आप ना चलाएं, लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र रखे हुए हैं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है बी, इसको आप क्या रख दीजिए, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र कर दीजिए। मतलब मान बदल रहा हो, पहले 2 वेबर है, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, या कह लो टेस्ला, 2 टेस्ला फिर 4 टेस्ला फिर 10 टेस्ला, ऐसे बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, बढ़ घट रहा है। पहले 2 हुआ, 4 हुआ, फिर 2 फिर हो गया, फिर 6 हुआ, फिर 3 हो गया। अर्थात ऐसे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ घट रहा है। जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होगा तब भी वही होगा कि इसके फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा चालक के, और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वो दौड़ेगा। लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र घटा या बढ़ा तो दौड़ा, घटा तो घूम गया। मतलब उस पर क्या होगा, एक प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जब परिवर्ती चुंबकीय बल लगेगा, तो वो बिल्कुल एक निश्चित दिशा में ना गति करके गोल गोल घूमने लगते हैं। ऐसी इस कारण से जो धारा प्रवाहित हुई इसे प्रेरित धारा बोले, लेकिन ये जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती है, इसलिए इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। बात समझ गए? बस यही आपसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, भंवर धाराएं किसे कहते हैं। प्रश्न ये आता है कि भंवर धाराएं किसे कहते हैं, 2 नंबर में आएगा प्यारे बच्चों। भंवर धाराएं किसे कहते हैं, ये 2 अंक में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, 2 अंक में प्रश्न बन सकता है। क्या उपयोग है, 2 उपयोग लिखने के लिए आते हैं, बस इसके अलावा इससे प्रश्न कुछ भी नहीं आता।
ठीक है। इसके अलावा इससे कोई भी प्रश्न नहीं आता है भंवर धाराओं के टॉपिक से। 2 ही अंक का आएगा, इससे 5 अंक का नहीं आएगा। और अगर आएगा भी तो लिखना इतना ही है, 5 अंक का अगर आएगा भी तो लिखना इतना। आपकी तो बल्ले बल्ले भाई, 5 अंक में छोटा सा प्रश्न पूछ लिया गया है ना। सर आपकी आवाज सुनने के लिए कान तरस गए थे, है ना। अब सोचो, छोटा सा प्रश्न अगर 5 नंबर में आ जाएगा तो आपके लिए तो फायदा ही है, बस वही बात है। तो चलिए इसको लिख लिया जाए। गुरुजी आप अपने शब्दों में लिखिए और हम लोग भी अपनी कॉपी में टीपना शुरू करें। तो टीपू सुल्तान उठा लो कॉपी और पेन और साथ साथ मेरे लिखना शुरू कीजिएगा कि भंवर धाराएं किसे कहते हैं। ये 2 अंक में प्रश्न आता है। क्या है कि जब किसी भी आकृति के चालक को, किसी भी आकृति के चालक को, जब किसी भी आकृति के चालक को चुंबकीय क्षेत्र में ध्यान से सुनना, मैंने जो अभी आपको समझाया मैं उन्हीं शब्दों को पिरो रहा हूं। पिरोना मतलब समझते हो ना, जैसे माला बनता है ना, तो उसमें क्या होता है, एक एक फूल को पिरोया जाता है। ठीक वैसे मैं शब्दों को इस पूरे पैराग्राफ में पिरो रहा हूं। सेंटेंस जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, उस कॉन्सेप्ट को भाषा में कैसे रखना है, अपनी भाषा कैसे लिखनी है जिससे कि एग्जामिनर आपका खुश हो जाए। देखो, तो जब किसी चालक को, किसी भी आकृति, तो आकृति कोई भी हो सकती है इसलिए आकृति भी शब्द जोड़िए कि जब किसी भी आकृति के चालक को चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, हम यहां पर गति करा रहे हैं ना, चला रहे हैं ना, तो किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है। बहुत छोटा टॉपिक है ये, चलाया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने ये भी बताई, या तो चलाओ इसको तब इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा। अरे भाई बाहर ले जाएंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र देखो मैंने यहां तक ही रखा है, यहां बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र से हम इस चालक को बाहर की ओर ले जा रहे हैं, तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र कम हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो या तो ये काम करो, या फिर मैंने क्या कहा कि चालक को रख दो, चालक को गति ना कराओ, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलो। किसका मान बदलो, इस बीच चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलो। तो यहां पर यह भी लिखा जा सकता है, चलाया जाता है, चालक को चलाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र में, या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, परिवर्ती मतलब जिसका चुंबकीय क्षेत्र का मान बदल रहा हो, या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, रखा जाता है। तो रखा जाता है तो क्या होता है, चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जी गुरुजी, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इस कारण चालक में क्या होती है, प्रेरित धारा बन जाती है। इस कारण चालक में प्रेरित धारा बन जाती है, प्रेरित धारा, इस कारण चालक में प्रेरित धारा बन जाती है या प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। यह धारा जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती है। यह धारा जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती है, भंवर धाराओं के, यह धारा जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती है, इसलिए और कोई ये कारण नहीं है कि ये प्रेरित धारा नहीं है, भंवर धारा कुछ अलग हो गया है, प्रेरित धारा है, बस ये गोल गोल घूमती है। ठीक है, ये गोल गोल घूमती हैं तो उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें गुरुजी भंवर धाराएं कहते हैं, इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं, इन्हें भंवर धाराएं क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। बोलो याद हो गया कि नहीं? क्या आपको क्लास के भीतर ही ये 2 अंक की डिफिनेशन, 2 अंक का कॉन्सेप्ट याद हो गया कि नहीं? गुरुजी इसके पूछे जाने के चांसेस कितना है? मैं कहता हूं इसके जो पूछे जाने के 0.1% चांस है। सिलेबस में है कि नहीं? हम क्या इसको स्किप कर देंगे? 100/100 लाना है कि नहीं? और फिर ऐसी सरल परिभाषाओं को क्यों ना पढ़ा जाना है, बिल्कुल पढ़ा जाना है। एक एक कॉन्सेप्ट जब हम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो ये तो सिलेबस में ही है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। हाँ सर आप दुबले हो गए, कहां से दुबले लग रहे हैं भैया? खैर हो सकता है, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, आपका स्नेह मिला फिर मोटे हो जाएंगे क्लासेस शुरू हो गई ना, फिर मोटे हो जाएंगे। ठीक है, हाँ इसकी खोज किसने की थी? फोको ने की थी। इसकी खोज नोट पॉइंट में लिख लेंगे, इसकी खोज प्यारे बच्चों किसने की थी? फोको ने की थी। इसकी खोज फोको ने की थी। इसकी खोज फोको सर जो थे उन्होंने की थी, फोको ने की थी, इसलिए इन्हें फोको धाराएं कहते हैं, इसलिए इन्हें फोको धाराएं भी कहते हैं, इसलिए इन्हें फोको धाराएं भी कहते हैं, फोको धाराएं भी कहते हैं। बोलो गुरुजी समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, हाँ सर गुरुजी आपके बिना मन नहीं लग रहा था, मेरा भी नहीं मन लग रहा था, फोको धारा भी कहते हैं, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सर,
आनंद सर आप कहाँ गए थे? घर कोलकाता सब घूम के आ रहे हैं। सर एक मोटिवेशन शायरी हो जाए। मोटिवेशन शायरी आप सभी के लिए तो मैं बोलता ही रहता हूँ, मतलब शायरियों के बौछार लगा देता हूँ क्या, है ना। फिलहाल पढ़ाने के टाइम पे पढ़ाने वाली बातें होती है, शायरी की बात तो मुंह पे एकदम जुबान पे रखी हुई है। मैं तो मोबाइल देख के भी नहीं बोलना पड़ता। ऐसे ही मोटिवेशन खुद भरा रहना चाहिए। बड़ी पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। और मेरा मकसद सिर्फ हंगामा मचाना नहीं है, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही ए गोलू, तेरे सीने में सही लगी हो आग बिहार बोर्ड में टॉप करने की, तो ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए, है ना। क्लियर? सर की शादी हो गई है, क्यों झूठ मूठ का उड़ाए हो हैं, बहुत पीटे जाओगे। कमेंट पढ़वाने के लिए सारी बातें हो रही हैं ना। चलो समझ में आ गया। प्यारे बच्चों इनके उपयोग पढ़ लेते हैं हम लोग। उपयोग क्या क्या है, हालांकि मैंने पीडीएफ में लिख रखा है, वो आपको पढ़ने में आसानी होगी, आपको समझने में आसानी होगी। जो पीडीएफ में सारी बातें लिखी हुई हैं, मतलब उपयोग भी लिख दिए हैं और वही जो डिफिनेशन मैंने सिखाई है ये भी लिखी हुई है। बट मेरा बताना काम है, क्योंकि वो पीडीएफ में थ्योरेटिकल था तो टाइपराइटर महोदय ने वो टाइप कर दिया था। खैर कोई दिक्कत नहीं, आपको तो मैं पूरा लिख के समझा दे रहा हूँ। उपयोग प्यारे बच्चों इनका कहाँ कहाँ होता है। अब ज्यादा टाइम इसका उपयोग जो दो पूछे जाते हैं, प्रश्न इस प्रकार से आता है कि उसके भंवर धाराओं के दो उपयोग लिखिए। प्रश्न इस प्रकार से आएगा प्यारे बच्चों, भंवर धाराओं के दो उपयोग लिखिए। क्या लिखना है? दो उपयोग लिखिए। दो उपयोग लिखिए। अब दो उपयोग कैसे लिखना है भैया? पहला उपयोग क्या है और दूसरा उपयोग क्या है, यही प्रश्न है। अब आप उत्तर ये लिखोगे कि भंवर धाराओं के निम्न दो उपयोग हैं। अब पहला उपयोग कहां होता है, तो आपको बता दें, भंवर धाराओं का उपयोग जो पहला होता है प्यारे विद्यार्थी जी, वो होता है धारामापी में। कहां होता है? धारामापी में। भंवर धाराओं का उपयोग धारामापी में होता है। धारामापी में कैसे होता है सर, जरा बताइए। देखो जो धारामापी है और उसमें जो ये जो ऐसे मीटर लगे होते हैं, यहाँ पे मापक लिखा होता है ना, यहाँ पे ऐसे वैल्यू लिखी होती है, तो जो सुई होती है प्यारे बच्चों, जो निडिल होती है, वो यहाँ से ऐसे घूम जाती है, निडिल ऐसे घूम जाती है। तो भंवर धाराएं क्या करती हैं, जब निडिल घूम जाती है तो भंवर धाराएं, चालक में क्या उत्पन्न हो जाती है? भंवर धाराएं, कुंडली जो इसके भीतर है धारामापी में, उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। और ये भंवर धाराएं जब कुंडली, ये जो सुई इधर घूम गई है उसको वहीं पर रोक के रखती हैं, अर्थात जो सुई विक्षेपित हो गई उसको वहीं पर रोक के रखती हैं। ये होता है भंवर धाराओं का उपयोग। तो धारामापी में हो गया। और दूसरा होता है प्यारे बच्चों प्रेरण भट्ठी में। प्रेरण भट्ठी में, प्रेरण भट्ठी में क्या होता है? प्रेरण भट्ठी में किसी भी धातु को, चालक को डाल दो तो वो लाल तप्त हो जाता है। मान लो किसी लोहे को पिघलाना है तो वहां पर भंवर धाराएं बहुत ज्यादा उत्पन्न कर दीजिए तो लोहा पिघल जाता है। लोहा क्या होता है? पिघल जाता है। तो प्रेरण भट्ठी में क्या बनाई जाती है? भंवर धाराएं बनाई जाती हैं। और उन भंवर धाराओं में किसी भी लोहे को डालते हैं या किसी भी धातु को डालते हैं, कठोर से कठोर धातु, वो पिघल जाती है। अर्थात धातु को पिघलाने में भी भंवर धाराओं का उपयोग होता है। दूसरा, भंवर धाराएं इतनी प्रबल होती हैं कि ये किसी भी धातु को लाल तप्त कर देती है, मतलब एकदम हीट उसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। जो भंवर धाराएं होती हैं ये प्रतिरोध पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? प्रतिरोध। अगर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा, तो भंवर धाराएं जो होंगी, जो उसमें भंवर धाराएं होंगी, किसी भी चालक का प्रतिरोध हो, अगर भंवर धाराएं, अगर उसका प्रतिरोध ज्यादा तो भंवर धाराएं कम, और अगर प्रतिरोध प्यारे बच्चों कम तो भंवर धाराएं जो होंगी वो क्या होंगी? ज्यादा होंगी। भंवर धाराएं क्या होंगी? फिर ज्यादा होंगी। आइए मैं दिखा देता हूं आपको, सारी चीज मैंने लिख रखी है आपको बताने के लिए। देखो जो मैंने अभी डिफिनेशन पढ़ी वो लिखी हुई है कि जब किसी भी आकृति के चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है या किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे चालक के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती है, इसलिए इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। इनका आविष्कार फोको ने किया था, इसलिए इनको फोको धाराएं भी कहते हैं। क्या ये बताने की जरूरत है आपकी सर इसमें? आप पीडीएफ में बताइए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम केवल लिख रखे हैं आपको समझाने के लिए, बाकी मैंने समझा दिया है। दूसरी चीज नोट पॉइंट में, ये धाराएं इतनी प्रबल हो सकती है कि चालक को गर्म होकर लाल तप्त तक कर सकती है, मैंने बताया अभी आपको। फिर आगे देखो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, भंवर धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यदि चालक का प्रतिरोध अधिक, भंवर धाराएं क्षीण होती है। अगर चालक का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो भंवर धाराएं कम होंगी, तथा यदि प्रतिरोध कम हो तो भंवर धाराएं प्रबल हो जाती हैं। इन धाराओं में अत्यधिक ऊर्जा होती है। अब कहेंगे सर अगर भंवर धाराओं का डिफिनेशन लिखने के लिए आएगा तो ये नोट पॉइंट भी लिखना होगा? नहीं, इनसे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। यहां से क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। यहां से क्या बनते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने इस चीज को लिखा है, इसलिए मैंने ये चीज लिखी है। ये धारा जैसे वहां पर आएगा ऑब्जेक्टिव में क्या कि भंवर धाराएं किस पर निर्भर करती है? प्रतिरोध पर, धारा पर, चुंबकीय क्षेत्र पर, किस पर? तो भाई प्रतिरोध पर निर्भर करती है, चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। ठीक है, इस वजह से लिख दिया है। दूसरा पॉइंट, भंवर धाराओं के उपयोग मैंने अभी लिखा धारामापी में होता है। तो देखो धारामापी में क्या होता है? धारामापी को दोलन रुद्ध का मतलब दोलन हो गया सुई में, फिर रोकने के लिए बनाने में इनका उपयोग होता है। धारामापी की कुंडली में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं जो कुंडली की गति का विरोध करती है, अतः कुंडली विक्षेपित हो गई, विक्षेपित होकर शीघ्र रुक जाती है। अरे भाई देखो धारामापी में सुई है, ऐसे पलट के उधर गई, सुई वहीं पर रुक गई, ये किसकी वजह से? तो भंवर धाराओं की वजह से। दूसरा उपयोग देखिए कि प्रेरण भट्टी में धातु को पिघलाने के लिए धातु को प्रबल परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा परिवर्तित हो रहा हो चुंबकीय क्षेत्र वहां रखते हैं, तो धातु में प्रबल धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और धातु पिघल जाती है। बताओ
सर याद करके करने के बाद बिना देखे लिखना वही सेल्फ स्टडी, बहुत लाजवाब भाई। ये बनजीत एमपी जी लिखे हैं और बहुत अच्छी बात है भाई। जब आप क्लास कर लिए उसके बाद आपने पीडीएफ पैनल पीडीएफ भी पढ़ लिया, और जो होमवर्क जैसे मैंने भेजा था वो इसी वजह से था कि बिना देखे आप उन होमवर्क के प्रश्नों को लिखें। अगर आपसे नहीं बन पा रहा तब आप नोट्स देखें, और नोट्स फिर देख करके फिर से देखने के बाद उत्तर देख लिया कि कैसे लिखा, फिर अपने मन से लिखें, फिर अपने मन से लिखें। जब फिर अटक रहे हैं बार बार तो फिर देख लीजिए। इसका मतलब ये नहीं था मैंने जो होमवर्क भेजा था कि आप देख देख करके पूरा पूरा लिख दे, उतार दिए, छाप दिए, टीप दिए तो बन गए टीपू सुल्तान। नहीं भैया, ये काम नहीं था मेरा। बताना उद्देश्य ये होमवर्क का ये था कि आप खुद का आकलन करते। मैंने उसमें लिखा भी था, सारी चीजें लिख दी थी कि प्रिय विद्यार्थियों ये होमवर्क आपको अपनी तैयारी का सुनिश्चित करने का एक बेहतरीन अवसर है, अर्थात आप अपने उत्तर लिखें, स्वयं से देख करके, नोट्स देख करके लिख लें, और उसके बाद जांचने के परखने का एक आकलन है आपका कि आप खुद को जांच लें कि हम किस स्टेज पर हैं। ठीक है सर, आपके हाथ में क्या हुआ है? हाथ में पता नहीं क्या हो गया, चोट वोट लग गई इधर उधर। चलो चले प्यारे बच्चों, तो ये बात हो गई भंवर धाराओं से संबंधित। अच्छा, 3 इसमें वैद्युत ब्रेक में भी होता है। एक उपयोग वैद्युत ब्रेक में होता है, रेलगाड़ी के जो प्यारे बच्चों पहिए होते हैं ना, ध्यान सुन लो पहले, फिर ये पीडीएफ पढ़ना आप लोग, उसमें नजर न डालो, पहले मेरा काम है समझाना। तो वैद्युत ब्रेक क्या होता है, आप तीसरा नहीं 2 ही उपयोग लिखने के लिए आएगा, हमेशा हमेशा 2 उपयोग। ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिख रखा है। तो प्यारे बच्चों, जो वैद्युत आजकल जो रेलगाड़ियां चलती हैं वो कैसी चलती है, इलेक्ट्रिक वाली चलती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोकने के लिए जो उसमें पहिए हैं उसमें भंवर धाराएं बनती हैं। कैसे, वो देखो लिखा हुआ है कि वैद्युत से चलने वाली रेलगाड़ियों के पहियों को जोड़ने वाली धुरी के साथ एक ड्रम लगा होता है, जो धुरी की घूर्णी गति के साथ क्या करता है, घूमता है। पहियों में ब्रेक लगाने के लिए ड्रम के ऊपर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ड्रम के ऊपर क्या होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे ड्रम में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि पहिए की घूर्णी गति को क्या करती हैं, मंद करती हैं। बात समझ गए, घूर्णी गति को क्या करती हैं, मंद करती हैं। बस हो गया, ये हो गया भंवर धाराओं से संबंधित कॉन्सेप्ट। चलिए प्यारे बच्चों, अब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग फार्मूला सीट बनाइएगा। न्यूमेरिकल हम लोग शुरू करने से पहले आपको बता दें, आप लोग फार्मूला सीट प्यारे बच्चों क्या करिएगा, बनाइएगा। खुद से फार्मूला सीट बनाइएगा, बहुत अच्छे से बन जाएगा, ज्यादा इसमें फार्मूले नहीं है। ठीक है, प्रेरण संबंधी नियम फैराडे का दूसरा नियम, वो फार्मूला बनता है कि E अनुक्रमानुपाती किसके, डी फाई अपान में dt, या कह लो औसत के लिए तो डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी, प्रेरण के नियम से। स्वप्रेरण क्या होता है भैया, स्वप्रेरण तो फाई जो है वो अनुक्रमानुपाती किसके, आई के, एक ही कुंडली होती है। अन्योन्य प्रेरण, उसमें भी जो टोटल चुंबकीय फ्लक्स है वो अनुक्रमानुपाती किसके, धारा के। बताओ, अन्योन्य प्रेरण में भी फ्लक्स किसके अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के, लेकिन वहां 2 कुंडली होती है, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित फ्लक्स जो है, या कह लो दूसरी कुंडली का जो टोटल फ्लक्स N2 φ2 वो पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये बनता है स्वप्रेरण में टोटल जो फ्लक्स है N φ वो कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो N φ अनुक्रमानुपाती आई। तो यहां पर क्या आता है, N φ = Li, ये L क्या है, स्वप्रेरकत्व है या स्वप्रेरण गुणांक है, कुछ भी बोलिए, स्वप्रेरकत्व। वहीं प्यारे बच्चों यहां पर अन्योन्य प्रेरकत्व में क्या आता है, तो N2 φ2 = अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा तो M आता है MI1। ठीक है, तो ये M क्या है, इसे बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व। बड़ा आसान था, बड़ा ही आसान था। प्रेरकत्व क्या होता है, तो सर ये कुंडली ऐसे लगाते हैं, ये प्रेरकत्व होता है, इसे L से डिनोट करते हैं। जैसे प्रतिरोध, प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से प्रतिरोध डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस। वैसे कैपेसिटर C R L, वैसे ही हम लोगों ने प्रेरकत्वों का संयोजन सीखा था। ठीक है सर, नोट्स, हाँ 5वें चैप्टर का नोट्स जो है आपके चैप्टर नंबर 5 का, देखो यही सारी बातें हैं जो बहुत सारी पेंडिंग है। जो 5वें चैप्टर का प्यारे बच्चों नोट्स है वो आज रात में, ठीक है, रात में या कल दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। 6वां चैप्टर क्योंकि समाप्त हो चुका है, 6वें चैप्टर को भी मैंने कंप्लीट लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी प्यारे बच्चों आपका जो होगा 1 से 2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके समाप्त होते, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तब तक आपका 6वां चैप्टर नोट अपलोड नहीं होगा। ठीक है, चलो बात समझ गए ना। चलो, ये बहुत सारे फार्मूले हैं जिनको प्रेरित विद्युत वाहक बल चालक छड़ को चलाने पर, तो E = BVL, बोलो ये भी था प्रेरित विद्युत वाहक बल, या कह लो प्रेरित विभवांतर E = BVL, ये V है चालक का वेग। ठीक है, चालक को घूर्णी गति कराने पर क्या था भैया, प्रेरित विद्युत वाहक बल E = 1/2 BωL² था, बोलो था कि नहीं, BωL² था। ये चालक को घूर्णी गति कराने पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल था। ये सारी चीजें आप सभी को बताई गई हैं, मैं इन पर आप लोग को समय देना चाहूंगा कि आप लोग खुद फार्मूला शीट बनाएंगे, बिल्कुल कंप्लीट जितना आपको पढ़ाया गया था। सर मंद मतलब, मंद मतलब होता है धीरे, मंद मतलब क्या होता है, धीरे, रुकना। प्रियंका कुमारी जी, आप लोग कमेंट क्यों नहीं देखते हैं, आप जितने भी ये लोग कमेंट करेंगे कि सर मेरा कमेंट क्यों नहीं देखते हैं, उनको मैं यहीं से फेंक के पॉइंटर वहीं पे पहुंचेगा, आपके कैमरे के पास से निकलेगा पॉइंटर और सीधे आपके मस्तिष्क में लगेगा, जग जाओगे आप लोग। ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखो चलो क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए, बस हो गया बहुत ज्यादा। बना लिए हैं फार्मूला शीट, वाह। मैं नाम लेना चाहूंगा अभिषेक भारती जी, बहुत अच्छा आपने काम किया है कि आपने बिना कहे नोट्स बना लिया, शॉर्ट नोट्स अर्थात वो फार्मूला शीट।
सर क्या आपके साथ साथ नोट्स बनाते हैं तो क्या हैंड रिटन नोट्स लिखना पड़ेगा? ना ना, फिर नहीं लिखना है, क्योंकि जितना मैं पैनल पीडीएफ में पढ़ा रहा हूं बस वही आप लोग लिखते चलिए। हैंड रिटन नोट्स जो आपके पास पहुंचा उससे रिवीजन करना है, देख लो, मिलान कर लो जो आपने नोट्स बनाया। अच्छा सर ने यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा, चलो अपनी कॉपी पे लिख लेते हैं। नहीं भी लिखा तो चलो कभी पीडीएफ खोल के पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा सर ने लिखा है, बस मैच कराना होता है। अब ये भी नहीं कि सर इसमें तो एक ही तरीका नोट्स में लिखा है और सर ने तो इसमें 3 तरीके बता दिए, है ना, तो क्या करें? अरे 3 तरीके मैंने पैनल पीडीएफ में बता दिए, वो माइंड है, जब याद आ रहा है चीज आप पढ़ाते जा रहे पढ़ाते ये भी बता दें, ये भी बच्चों को बता दें, ये भी बच्चों को बता दें, तो वो चीज है ना। हाँ, ऐड करंट्स का उपयोग ट्रांसफर में कैसे होता है? देखो जो भंवर धाराओं में होता है उसमें भंवर धाराएं बन जाती हैं, ट्रांसफार्मर में भंवर धाराएं बन जाती हैं, लेकिन भंवर धाराओं से ट्रांसफार्मर की जो कुंडलियां होती हैं, जो प्लेटें होती हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए भंवर धाराओं की जो कुंडलियां होती हैं उन्हें वर्निश की पॉलिश करके रखा जाता है, एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर वर्निश की पॉलिश करके रखा जाता है। वर्निश क्या है सर? तो एक प्रकार का पेंट है, ठीक है। जैसे चांदी को पिघला दीजिए तो क्या होगा, वो एक पिघल जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, ठीक वैसे ही वर्निश भी एक प्रकार के पदार्थ का पेंट है, कह सकते हैं पेस्ट टाइप का। वो वर्निश की क्या करते हैं, हम पॉलिश करते हैं। वर्निश मतलब समझ गए ना, जैसे भैया लोहा चांदी कॉपर एल्यूमिनियम है ये तो है, और वैसे ही मान लो आपके पेंट आते हैं ना पेंट आते हैं एशियन पेंट, नैरोलाइक, तो ये जैसे पेंट है ठीक वैसे ही वर्निश की पॉलिश करते हैं उसमें और वो रख देते हैं। वो क्या करती है, भंवर धाराओं का विरोध करती है, भंवर धाराओं से कुंडली को पिघलने से बचा लेती हैं, भंवर धाराओं से जो ट्रांसफार्मर की क्वाइल है उनको पिघलने से बचा लेती है, ठीक है। सर मैं बुक एनसीईआरटी ली हूँ, सर ब्रिलियंट के एनसीईआरटी ली हूँ। वेरी गुड, ब्रिलियंट की बुक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी बना लिए हैं नोट्स। हाँ साहिल भारद्वाज जी आप बहुत कूटे जाओगे आप सब लिख रहे हैं कि हम भी सर नोट्स तैयार करते हैं जिससे हमारा भी नाम लिया जाए ना। वैसे सफी का नाम ले लेंगे लेकिन बहुत अच्छा है आपका प्रयास, ठीक है। चलो चलो ये क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ प्यारे बच्चों कि एक कुंडली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, आप ध्यान से सुनिए आप बातें नहीं, एक कुंडली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0 कितना है 0.4 मीटर स्क्वायर है, इसमें 1000 फेरे हैं, वाह वाह 1000 फेरे हैं, ठीक है, 7 फेरे वाली घटना नहीं है यहाँ पर 1000 फेरे हैं। और इस कुंडली को 5 गुणे 10 की घात -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, किसका मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र का, इसीलिए लिखा भी है आगे कि 5 गुणे 10 की घात -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, बहुत अच्छी बात लिखी है, क्षेत्र के लंबवत लटकाया जाता है, क्षेत्र के लंबवत लटकाया जाता है। आप ध्यान से सुनो, जैसे प्यारे बच्चों ये अगर चुंबकीय क्षेत्र है, इनका कहने का मतलब क्या है, सुनो, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लटकाया जाता है, बिल्कुल लंबवत का मतलब समझो, अगर इधर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये ऐसे ऐसे चुंबकीय बहुत सारे डंडे जो हैं, ठीक है, राड, वो आप ऐसे ऐसे लंबे लंबे रखिए यहां से वहां तक, कैमरे में दिख रहा होगा ना, समझ में आ रहा है कि मैं कैसे बोल रहा हूं, ऐसे इस दिशा में बहुत सारी आप लकड़ियां या रॉड रख दो, तो इधर सारी जैसे उंगलियां गई है ना, ये उंगलियां ऐसे बहुत सारी हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, इसके लंबवत आपको लटकाना है। तो कोई भी तल मान लो ये है, अगर ऐसे रखेंगे ना तो ये सपाट, ये जो तल है ना ये सपाट है, तो प्यारे बच्चों ये तल इसी दिशा में है, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में, ये तल देखो ना एकदम सपाट, और इसी में कोई लकड़ी रखेंगे तो इसी दिशा में जा रहा है, और हम बता रहे हैं कि लकड़ियां सारी ऐसे ही रखो, डंडे सारे ऐसे ही रखो चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 0 डिग्री लंबवत रखना है, तो ये घुमा के ऐसे, अर्थात इसका तल जो है, इसका तल जो है, इसके तल के लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इसके तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तल ऐसे है और इसके तल को भेद करके पूरी लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं, अर्थात प्यारे बच्चों यहाँ पर जो कुंडली है वो इस प्रकार से लंबवत लटकाई गई है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान से देखेंगे, कुंडली का तल जरूर लंबवत है, लेकिन जो कुंडली का क्षेत्रफल सदिश है वेक्टर जितना कुंडली का जो क्षेत्रफल है, अब क्षेत्रफल से बताया ना कुंडली को ऐसे लटकाया गया, तल के लंबवत सारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं और तल के लंबवत ही क्षेत्रफल सदिश होता है, तो तल के लंबवत क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की ओर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश भी होगा वो क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है और इसी तल के लंबवत प्यारे बच्चों क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए भी होगा। अर्थात इस स्थिति में थीटा बराबर कितना बनेगा, वेक्टर बी और ए के बीच कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा, याद रखिएगा यहाँ पर थीटा बराबर कितना बनेगा, 0 डिग्री, बी और ए के बीच कोण 0 डिग्री होगा। अच्छा आगे बढ़े, फिर कह रहे हैं कुंडली को 0.2 सेकंड में 90 डिग्री घुमा दिया जाता है, अर्थात अगर इस प्रकार से रखा हुआ है तो इसको 90 डिग्री चाहे ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ, 90 ऐसे रखा हुआ है, इसको 90 डिग्री घुमा दिया जाता है, इस प्रकार से घुमा दिया गया, तो घुमाया जाता है तो कुंडली से संबंध अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स तथा घुमाने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। बड़ा गजब का प्रश्न, बहुत ही गजब का प्रश्न है, ऐसा प्रश्न अगर 5 नंबर में आ जाएगा तो आप क्या करोगे, छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। हम भी माझी हैं सर, ऐसे पीछे हटने वाले नहीं, बिहार में जन्म लिए हैं, है ना। मन तो करता है सर ना पढ़े, मन तो करता है घर की स्थितियां देख करके कि हम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन सर हमारे हौसले बुलंद हैं, हम भी सर पढ़ना चाहते हैं। आप सभी से मैं एक रिकमेंड करूंगा, आप सभी के पास मोबाइल फोन है तो आप लोग प्यारे बच्चों एक मूवी देखिएगा, आई एम कलाम, एक ये मूवी है, सभी लोग प्रॉमिस कीजिएगा कि सर हम ये मूवी जरूर देखेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए यस सर हम ये मूवी देखेंगे। जो बच्चे देखे हुए हैं
बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको फॉलो भी करें, उस बच्चे की सोच को फॉलो भी करें कि वो बच्चा पढ़ने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। एक छोटा सा बच्चा है जो एपीजे अब्दुल कलाम सर से प्रेरित होकर के, एपीजे अब्दुल कलाम जो सर हमारे देश के राष्ट्रपति थे, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने गरीबी देखी, जिन्होंने देश के विकास के लिए खुद के कपड़े, खुद के कह सकते हैं पैरों में चप्पल तक नहीं थी, फिर भी देश के लिए काम किया। और उनके लिए तो नासा से ऑफर भी आया था अमेरिका से कि भाई आप हमारे यहाँ आकर के काम करें, आपको भारत देश से 10 गुना ज़्यादा सैलरी दूंगा। अर्थात भारत देश अगर तब के समय में इन्हें 50,000 20,000 सैलरी दे रहा होगा, ये कह रहे थे हम 2 लाख 5 लाख सैलरी देंगे आपको और आप हमारे यहाँ आकर के काम करिए। तो प्यारे बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और उन्होंने कहा था हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति की सोच को सम्मान में रखते हुए एक बच्चा जो है एपीजे अब्दुल कलाम के सोच पर उनको देखता है टीवी वगैरह में, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर के कलाम सर की सोच के साथ काम करना चाहता है उसी तरह। यस सर, ठीक है, आपको YouTube पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ये YouTube पर अवेलेबल भी है, आसानी से अवेलेबल है। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है, देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, आई एम कलाम, वो बच्चा अपने आप को नाम रख लेता है, मैं कलाम हूँ अपने आप को कलाम बोलता है, बल्कि उसको सब लोग छोटे छोटे बोलते हैं। वो बर्तन धुलता है, होटल में काम करता है, बेचारे का पढ़ने का बड़ा शौक रहता है, एक बार जिस चीज़ को देख लेता है उसके मन में छप जाता है। तो वो, लेकिन बहुत गरीब परिवार से आता है, तो वो बच्चा क्या बोलता है कि मतलब छोटू अब नाम रहता है उसको, लेकिन खुद को कलाम बोलने लगता है। जिस होटल में काम करता कहते लोग चाय वाय लेके जाता है, तो वहाँ के जब लोग कहते हैं आपका नाम क्या, कहता है कलाम, आई एम कलाम बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मूवी है, छोटा सा बच्चा है, बहुत अच्छी मूवी है, देखे हैं सर, कुछ लोग बोले और कुछ लोग बोले सर जरूर देखेंगे आपको जरूर देखेंगे, जरूर देखें, बहुत अच्छी है ना। चलो पहले बच्चों, हो गई ये बात आपकी मोटिवेशन के लिए। आप लोग उस मूवी को अगर समय मिले तो देखिएगा। आप ये नहीं कि आप मूवी के लिए समय आप उसको पहले काम बाद में करें और फिर पहले मूवी देखें, पहले आप काम कीजिएगा फिर देखिएगा। चलो पहले बच्चों ये बात कर लेते हैं कि एक कुंडली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.04 मीटर स्क्वायर है तथा इसमें 1000 फेरे हैं और कुंडली को 5×10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत पहले लटकाया जाता है। फिर क्या किया जाता है कि कुंडली को, ये कुंडली है, इसको 0.2 सेकंड में, 0.2 सेकंड में, इतने टाइम में, टाइम इतना दिया जा रहा है, ठीक है, 0.2 सेकंड में 90 डिग्री कोण घुमा दिया जाता है। कुंडली से संबंध अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स तथा घुमाने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी, फ्लक्स भी निकालना है और प्रेरित विद्युत वाहक बल ई भी निकालना है। अब ध्यान सुनो, ये क्या कह रहे हैं कि जब हम कुंडली को घुमा देंगे तो क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। भैया कुंडली को घुमाते जाएंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे, घुमाएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, चुंबकीय बल रेखाएं जो पूरी लंबवत गुजर रही थी, जब हम धीरे धीरे घुमाएंगे, जब घुमा रहे हैं, हाँ, जब ऐसे घुमा रहे हैं, जब कुंडली को घुमा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों ऐसे देखो, ऐसे है अभी ऐसे है ना, जब घुमा रहे हैं, अब ऐसे अगर आ रहा है तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो रही, कम गुजर रही, तो फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो वही चीज है, जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो कितना फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। आइए लिखते हैं प्रश्न में जो चीज दी गई है, दिया है, ठीक है, दिया क्या है, ये आपका प्रश्न का क्या है प्यारे बच्चों, हल है। सॉल्यूशन कैसे करना है बहुत अच्छे से सीख लीजिए। क्या क्या दिया गया है कि इस अनुप्रस्थ काट की कुंडली का क्षेत्रफल कितना दिया गया है। प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि क्षेत्रफल कुंडली का दिया गया है a बराबर 0.04 मीटर स्क्वायर 0.04 मीटर स्क्वायर दिया गया है तथा इसमें फेरे कितने दिए गए हैं, तो n बराबर 1000 फेरे दिए गए हैं। ठीक है, n बराबर 1000 फेरे दिए गए हैं। कुंडली को 5×10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत लटकाया जाता है। मतलब ये b का मान भी दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र कितना भैया, b बराबर दिया गया है 5×10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मैं लिख नहीं रहा हूं बल्कि प्रति का चिन्ह बना दे रहा हूं। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत लटकाया जाता है ना, लंबवत लटकाया जाता है। अर्थात प्यारे बच्चों वेक्टर बी तथा वेक्टर ए के बीच कोण बाबू कितना, थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री ना बाबू ना, 0 डिग्री। कोण कितना बाबू, 0 डिग्री होगा जब लंबवत लटकाया जाता है ना। लंबवत लटकी है कुंडली, लंबवत लटक रही है कुंडली, ठीक है, कुंडली कैसी लटक रही है, लंबवत लटक रही है। तो पहले ये है, लेकिन फिर 0.2 सेकंड के बाद उसे 90 डिग्री घुमाया गया है। तो चलो वो कहानी बाद में लिखेंगे, पहले इतना देखो, अगर इस स्थिति में है तो फ्लक्स कितना है, प्रारंभिक फ्लक्स कितना है, इस स्थिति में फ्लक्स कितना है, इसको लिखना पड़ेगा। चलो भैया कलर थोड़ा सा अच्छा सा लिख लें, कलर अच्छा सा ले लीजिए आनंद सर आप, हाँ ऐसे। तो प्यारे बच्चों क्या होगा कि कुंडली प्रारंभिक स्थिति में फ्लक्स, प्रारंभिक स्थिति में फ्लक्स बताओ कितना, इसको मैं φ1 मान लूं, φ1 बराबर यही होगा ना, बी ए cos थीटा, थीटा यहां पर लेकिन कितना होगा, 0 डिग्री, तो cos 0 लिख दीजिए। φ = बी ए cos थीटा होता है कि नहीं, हाँ। देखो अब यहां पर क्या होगा बाबू कि बी ए φ1 = ध्यान से सुनो, मैंने क्या अलग किया, फाई आपको चुंबकीय फ्लक्स निकालना है कि नहीं। देखो कह रहे हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में कितना, चुंबकीय फ्लक्स तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो पहले चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, लेकिन जब ये काम किए 0.2 सेकंड में उसे घुमाए, पहले हमें देखना होगा प्रारंभिक स्थिति में कितना फ्लक्स है। जब इस स्थिति में कुंडली है तो इस स्थिति में कुंडली जो है तो φ1 बराबर बी ए बचेगा। और बी ए की प्यारे विद्यार्थियों वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, देखो φ1 बराबर बी की वैल्यू दी गई है 5×10⁻⁵, 5×10⁻⁵। cos 0 की वैल्यू 1 है, इसलिए यहां पर cos 0 अब नहीं लिखा गया। इनटू का प्यारे बच्चों ए की वैल्यू कितनी दी गई है,
ए की वैल्यू दी गई 0.04, क्या दी गई है 0.04। हल कर लीजिए, फाई 1 बराबर प्यारे विद्यार्थियों आ जाएगा 5 चौके कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है भाई, 5 चौको 5 और 4 का गुणा किया 20, लेकिन 0.04 है, 2 अंक बाद दशमलव है, अर्थात 1 2 2 अंक बाद यहां पर दशमलव, तो आगे एक जीरो लगा दीजिए। ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए 0.04 गुणे 5 है, तो 5 के गुणा सीधे 4 से कराइए तो 5 चौके 20 हो गए। अब देखो यहां पर दोनों ही अंकों में कितना बाद दशमलव, तो इधर से गिनो 1 2 2 अंक बाद ये दशमलव, तो इधर भी 2 अंक बाद ये दशमलव लगा दिया, गुणे 10 की घात में कितना -5। ये फाई 1 की वैल्यू इतने वेबर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है वेबर होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स प्रारंभिक स्थिति में आया। दूसरी स्थिति में कहा जा रहा है, दूसरी स्थिति में जो गुजरने वाला फ्लक्स है, ठीक है, जब कुंडली को 90 डिग्री घुमा दिया जाता है, 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 तब बताओ क्या होगा। जब कुंडली को 90 डिग्री घुमा दिया जाता है तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे, तब वेक्टर बी और ए के बीच कोण कितना होगा, वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच कोण कितना होगा, के बीच कोण थीटा बराबर, याद रखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे सर जरा हमें बता दीजिए, देखो समझा देते हैं प्यारे बच्चों। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली बिल्कुल क्या है, कुंडली बिल्कुल ही तल के क्या है, लंबवत है, तल के समांतर है, सॉरी 90 डिग्री घुमा दिया गया। पहले कुंडली ऐसे थी, सारी चुंबकीय बल रेखाएं इससे गुजर रही थी पूरे ऐसे। हम देखिए हमारे सामने और कुछ है, पेज वगैरह मिल जाए तो देखो, ये अब देखो इसमें, इस पेज में ये देखो पेज ऐसे भी है, इधर से हम देख रहे हैं तो सारी की सारी चुंबकीय बल रेखाएं इससे गुजर रही है। पहले यही कहा हुआ था कि भाई लंबवत है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इधर और ये इसके तल के क्या तल इसका लंबवत है, लेकिन इसका क्षेत्रफल सदिश भी इधर और चुंबकीय क्षेत्र भी इधर, तो थीटा बराबर 0 था। लेकिन अब कह रहे हैं इसका 90 डिग्री घुमा दिया, लो घुमा दिया, अब इसका तल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो गया, लेकिन क्षेत्रफल सदिश वो इधर ए आपकी ओर 90 डिग्री, ए इधर चुंबकीय बल रेखाएं तो वही है, चुंबकीय क्षेत्र तो इधर ही जा रहा है, तो क्षेत्रफल सदिश इधर हो गया, अर्थात थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो जाएगा। तब फाई 2 बराबर जो होगा ना, तब जो फ्लक्स होगा प्यारे बच्चों, फाई 2 बराबर बी ए cos थीटा की जगह पर कितना 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो फाई 2 0 हो जाएगा। अर्थात जो हम फ्लक्स में परिवर्तन निकालते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बराबर निकालेंगे, वो क्या करेंगे, डेल्टा फाई बराबर प्यारे बच्चों होगा फाई 2 माइनस फाई 1। तो अधिकतम जो फ्लक्स निकालना है तो फाई 2 की वैल्यू तो 0 ही है, माइनस फाई 1 की वैल्यू ये लिखी हुई है 0.20 गुणे 10 की घात में कितना -5। अच्छा ये देखो दशमलव अगर इधर खिसकाना चाहो ना तो 10 की घात में -1 क्या और करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, -1 जोड़ना पड़ेगा, अर्थात ये प्यारे बच्चों बन जाएगा डेल्टा फाई बराबर 2 गुणे 10 की घात में -6 वेबर। क्लियर हो गया सर, 0 होगा वो 0 होगा, बिल्कुल ये 0 होगा। दूसरी स्थिति में जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि जो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश वो वेक्टर है इधर, जबकि वेक्टर भी इधर, तो इनके बीच में जो कोण बना वो कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो फ्लक्स 0 होगा, कोई चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी ही नहीं, तल के समांतर, तल तो ऐसे हो गया, ये देखो आपकी ओर है, अब चुंबकीय बल रेखाएं तो इधर जा रही साएं, तो इस तल के लंबवत कोई चुंबकीय बल रेखाएं गुजर ही नहीं है, ये देखो नहीं, तो जब चुंबकीय बल रेखाएं नहीं, चुंबकीय फ्लक्स नहीं। प्यारे बच्चों ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स का आंसर। कितना चुंबकीय फ्लक्स जो पूछा था ना कि यहां अधिकतम कितना चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, एक आंसर मिल गया। कह रहे प्रेरित विद्युत वाहक बल की भी गणना कीजिए। चलो कितने सेकंड में कुंडली को घुमाया जा रहा है, 0.2 सेकंड में 90 डिग्री घुमाया गया, सब कुछ सारी बातें हैं। फ्लक्स में परिवर्तन ये आया है, ये चीज याद रखना, फ्लक्स में परिवर्तन हम लोगों ने निकाल लिया है। हमें चाहिए प्रेरित विद्युत वाहक बल, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग को अगर कॉन्सेप्ट गुरु जी से आपको समझ में आ रहा है तो मैंने जो चीजें बताई हैं कि अब आप लोग याद करो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे निकाला जाएगा। कुंडली की बात हो रही है, ठीक है, फैराडे के नियम में जाओ कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या था। आपके पास प्रेरित विद्युत वाहक बल के बहुत सारे सूत्र हैं, E बराबर BVL है, E बराबर 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर है ना, E बराबर माइनस का N फेरे जो है वो डेल्टा फाई अपान में डेल्टा T है। अब बताओ कौन सा लगेगा। मैं कह रहा हूं फ्लक्स में परिवर्तन दिया गया है, फेरे दिए गए हैं, समय 0.2 सेकंड दिया गया। अब आपका दिमाग यही कहेगा कि जी गुरुजी इसी को लगाइए, बात इसी की हो रही, क्योंकि हमें ये नहीं दे रहा है कि किसी चालक को दौड़ाने पर वेग दिया गया, चालक की लंबाई दी गई, ये तो दिया नहीं गया, चालक के कोणीय वेग दिया गया, तो ये भी नहीं दिया गया। अर्थात प्यारे बच्चों ये सारी चीजें नहीं है, तो हमें और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल प्यारे बच्चों E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर माइनस का N डेल्टा फाई अपान में डेल्टा T, यही तो होगा। यहां पर देख लो N की वैल्यू भी दी गई है गुरु जी, यहां पर N की वैल्यू भी दी गई है और डेल्टा फाई आप लोगों ने निकाल लिया है, डेल्टा T समय अंतराल भी दिया गया है भैया, डेल्टा T 0.2 सेकंड दिया गया है, ठीक है, डेल्टा T चलो 2 सेकंड दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, 0.2 रख लो और फ्लक्स परिवर्तन कितना है 2 गुणे 10 की घात -6, आराम से हल हो जाएगा। E बराबर माइनस का N की कितनी वैल्यू है 1000 है, गुणे डेल्टा फाई कितनी है 2 गुणे 10 की घात -6 है, बटे में डेल्टा T कितना है तो 0.2 सेकंड है। आसान है भाई बाबू, एकदम आसान है। दशमलव हटा दो, ऊपर 1 लिख दो दशमलव के स्थान पर, आगे एक अंक था तो एक 0 बढ़ा दो, यहां से आपको मिलेगा क्या, E बराबर माइनस का ये 1000 गुणे ये 2 गुणे ये 10 की घात में -6 गुणे ये वाला 10 बटे में ये 2।
अब ध्यान से सुनते जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। 2 से 2 बर्बाद हो गया, ये 1000 ये 10 कितने हो गए 10 की घात 4, क्योंकि 3 जीरो यहां 1 जीरो यहां 10 की घात 4 बन जाएंगे। -6 लिखा हुआ है मतलब 10 की घात 4 में -6 यहां से e बराबर मिलेगा क्या 10 की घात में यहां पर e बराबर बाबू मिलेगा 10 की घात माइनस में। अच्छा देखो ये माइनस का n डेल्टा फाई और डेल्टा फाई की यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, ये माइनस का 2 था, तो ये काहे में हो जाएगा सब प्लस में हो जाएगा। भैया माइनस का 2 गुणे 10 की घात -6 था ना, यहाँ पर ये माइनस नहीं लगाएगा, देखो ये माइनस है, ये माइनस यहाँ पर, तो -2 गुणे 10 की घात -6 अर्थात प्यारे बच्चों ये माइनस जब यहाँ पे रखे तो ये माइनस जो सूत्र में था प्रेरित विद्युत वाहक बल के वो माइनस को प्लस कर देता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात 4 गुणे 10 की घात -6 हल करेंगे तो e बराबर -2 बचेगा, केवल 10 की घात -2 वोल्ट बनेगा। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है वोल्ट, या फिर इसे ये भी लिख सकते हैं e बराबर 0.01 वोल्ट, ये भी आंसर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही यही माना जाएगा। ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गुरुजी आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो प्यारे बच्चों ये था न्यूमेरिकल, बहुत अच्छा और सटीक न्यूमेरिकल, ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके प्रश्न में पूछे जाएंगे एग्जाम में। फिलहाल ये क्वेश्चन अब आपका क्या है गुरुजी होमवर्क है, क्योंकि आज मैंने भंवर धाराओं से भी संबंधित थोड़ी बहुत बात कर ली, लेकिन अब आपका ये होमवर्क है और कल प्रॉपर प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल ही होंगे। कल क्या होंगे केवल और केवल न्यूमेरिकल होंगे, और कल मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल पर चर्चा करूंगा, स्वप्रेरकत्व वाले, अन्योन्य प्रेरकत्व वाले, छोटे छोटे प्रश्न जो भी हैं, और विद्युत वाहक बल वाले बहुत सारे न्यूमेरिकल पर चर्चा करूंगा, और कल पूरी न्यूमेरिकल की ही क्लास रहेगी। अर्थात आप लोग फोकस होकर के आना, जिन्होंने फार्मूला सीट नहीं बनाई है पूरे चैप्टर के कंप्लीट चैप्टर के फार्मूला सीट बना दीजिए भाई, इतना आप लोग को सपोर्ट चाहिए, ठीक है। फार्मूला सीट बना लीजिए, ठीक है। बहुत सारी प्लानिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, सब लोग मिल करके तैयार कर रहे हैं कि आप सभी का कैसे बेस्ट आप लोग दे पाए अपना, है ना। हम लोग क्या प्लान करें जिन पर, क्योंकि आप लोगों ने बहुत भरोसा दिखाया है टारगेट बोर्ड पर, टारगेट बोर्ड की टीम पर, तो वो टीम आपको बेस्ट से बेस्ट देना चाहती है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप बेस्ट करें। इसके लिए सारी योजनाएं और रणनीतियां तैयार की जा रही हैं कि आपका क्रैश कोर्स कब लाया जाए, आपको बुक कब दी जाए, बुक के लिए भी अभी काम चलना बाकी भी है, थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत बाकी भी, क्रैश कोर्स वाली बुक कैसे हो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो प्रिंस सर के मन में भी चल रही हैं, और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों को समय भी चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आप सभी के मैं इतना ही कहूंगा कि जो बातें यहाँ पर बताई जाती हैं उनको फॉलो करते रहिए, मेहनत खूब ढंग से करिए, मुझे भरोसा है आप सभी में सारे के सारे बच्चे टॉपर हैं, और ये हम लोगों का सपना जरूर पूरा होगा कि 2025 में हम सभी के बैच से ये वहां पर जब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो सबसे ज्यादा बच्चे टारगेट बोर्ड के होंगे, वहां पर भर भर के बच्चे कॉल करेंगे, मिलने आएंगे, तब हम लोग बहुत खुशी प्राप्त होगी आप सभी से मिल करके, और फिर तो आपके घर भी आना होगा। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास से विदा लेते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, खुश रहें, मस्त रहें, और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करते रहें, और जी जान लगा करके तैयारी करते रहें, क्योंकि इस बार टॉपर बनेंगे तो यहीं से। मिलते हैं कल की क्लास में, खुश रहें, मस्त रहें, दूसरों को खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।